2008 में यूपी से एक केस सामने आया जिसने हमारे पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। कभी किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि एक लड़की अपने ही परिवार वालों को ऐसी दर्दनाक मौत दे सकती है। कोई दुश्मन भी ऐसा तो कभी ना करे जैसा एक शबनम नाम की लड़की ने अपने परिवार वालों के साथ किया था। कहते हैं ना, सच्ची मोहब्बत को लोग सालों साल तक याद करते हैं, लेकिन आज जो मैं आप सबको केस बताने वाली हूँ उसमें शबनम और सलीम को लोग सच्ची मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि खतरनाक क्राइम के लिए जानते हैं। आज हम इसी खौफनाक केस के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पूजा राजपुरोहित और आप देख रहे हैं आखिरी सच। और आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे द केस ऑफ इवल लव स्टोरी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अमराव की बावनखेड़ी गांव की, जहां एक हंसता खेलता परिवार रह रहा था, जिनमें सबसे बड़े थे 55 साल की शौकत अली और इनके अलावा इस परिवार में 7 और लोग थे। इनकी पत्नी हाशमी, बड़ा बेटा अनीस, बहू अंजुमा, इन दोनों का एक 10 महीने का बेटा अर्श, इनके अलावा इनका छोटा बेटा राशिद और इकलौती बेटी शबनम और एक भतीजी भी थी राबिया, जो उन्हीं के साथ में उस घर में रह रही थी। इस घर के सभी लोग काफी पढ़े लिखे थे और ये परिवार गांव का सबसे पढ़ा लिखा परिवार था। शबनम के पिता शौकत अली एक कॉलेज में प्रोफेसर थे और उन्हें सब लोग मास्टर जी कहकर ही बुलाते थे। इस परिवार में पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, अच्छा खासा पैसा था। और इस घर का बड़ा बेटा अनीस जलंधर में इंजीनियर था और छोटा बेटा राशिद मेरठ से बीटेक कर रहा था। शौकत अली की बेटी शबनम ने इंग्लिश और ज्योग्राफी में डबल एमए की थी और वो अमराव के एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया भी करती थी। इन शॉर्ट इनका पूरा परिवार अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, किसी चीज की भी कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन एक रात उत्तर प्रदेश के अमराव के बावनखेड़ी गांव में ऐसा खौफनाक हत्याकांड हुआ जिसने ना सिर्फ उस गांव को बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को ही हिलाकर रख दिया। तो ये कहानी है 14 अप्रैल 2008 की। तो हुआ कुछ ऐसा कि रात के लगभग 2 बजे शबनम उसके घर की बालकनी में आकर जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनते ही आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। तो उन्होंने शबनम से अंदर से दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन शबनम बस रोए जा रही थी। वो सब भी शौक में थी कि आखिर ऐसा तो क्या हो गया है और बाकी लोगों के घर में से आवाज क्यों नहीं आ रही है। उतने में ही शबनम नीचे आई और उसने अंदर से दरवाजा खोला। फिर सब लोग घर के अंदर गए और सब लोग देखकर शॉक हो गए। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि वहाँ शबनम के परिवार के 7 लोगों की लाशें पड़ी थी। शबनम की माँ बाप, भाई भाभी, 10 महीने का भतीजा और कजिन सब लोग खून से लथपथ हुए पड़े थे और शबनम बस रोए जा रही थी। आसपास के लोग शबनम का दुख समझ पा रहे थे कि अपने परिवार के 7 लोगों को एक साथ खोना कोई मजाक नहीं था। फिर लोगों ने शबनम से पूछा कि ये सब कैसे हुआ, किसने किया। तो शबनम का कहना था कि उसे कुछ भी नहीं पता है, वो तो ऊपर टेरेस पर सो रही थी। तभी नीचे से कुछ आवाजें आने लगी तो वो देखने के लिए गई। तभी उसने 3-4 लोगों को हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए देखा और उसका कहना है कि वो कोई चोर या लुटेरे थे। तभी वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को इस इंसिडेंट के बारे में इन्फॉर्म किया और पुलिस तुरंत ही लोकेशन पर पहुंच गई। और जब उन्होंने भी उन लाशों को देखा तो वो भी हक्का बक्का रह गई थी कि शबनम ने उसको सलीम को बुलाया और बुला करके शबनम ने खुद उसके सभी मृतकों के सिर पकड़े और सलीम ने कुल्हाड़ी से सभी 6 लोगों के गला काट दिए। और शौक कोई होए भी क्यों ना, क्योंकि वह जितनी भी लाशें पड़ी थी उस 10 महीने के छोटे बच्चे को छोड़ के सबके गले को धार धार कुल्हाड़ी से काटा गया था। मतलब यार, कोई इतना भी निर्दयी कैसे हो सकता है। सुबह होते होते ये न्यूज हर जगह आग की तरफ फैल गई थी और पुलिस ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी और पूरा गांव शबनम के घर के बाहर इकट्ठा हो गया था। शबनम को रोते बिलखते देखकर सबकी आंखें नम हो गई थी कि उस पर क्या गुजर रही होगी, इसलिए सब शबनम के साथ में थे और इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। लोगों की नाराजगी पुलिस से थी कि ऐसे एक साथ कोई 7 लोगों को घर में घुसकर कैसे मार सकता है, इसलिए वहां के लोगों ने नाराबाजी और धरना देना शुरू कर दिया। अब पुलिस पर सारे सवाल उठने लग गए थे और पुलिस भी काफी ज्यादा प्रेशराइज हो गई थी। तो लोगों का गुस्सा देखते हुए हसनपुर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया और नए इंचार्ज आरपी गुप्ता को यह केस दिया गया। इस इंसिडेंट के समय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थी।
इंसिडेंट की जानकारी होते ही मायावती ने घर में इकलौती बच्ची शबनम को 5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। लेकिन फिर भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और इतना ज्यादा बढ़ गया कि खुद मायावती अमरौली के उस गांव में आकर शबनम से मिली और उसे उम्मीद दी कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। फिर जो 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया था मायावती देने लगती है और तभी एक पुलिस ऑफिसर रोक देता है कि इस समय हमें पैसे नहीं देने चाहिए, एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ जाए उसके बाद में ही शबनम को मुआवजा देना चाहिए। मायावती पुलिस ऑफिसर की बात मान लेती है और फिर आरपी गुप्ता शबनम से पूछताछ करते हैं, लेकिन वो इतना रोती है कि उसे देखकर किसी की भी आंखें नम हो सकती है। पर पुलिस के पास में भी शबनम के अलावा दूसरा कोई गवाह नहीं था, तो जब शबनम से पूछा गया तो उसने वही बताया कि वो टेरेस पर सो रही थी और उसे नीचे कुछ आवाज आई तो वो नीचे देखने गई और उसे 3-4 लोग मेन डोर से हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए भागते हुए दिखे। अब शबनम का ये बयान सुनकर पुलिस के दिमाग में कई सारे सवाल आए, क्योंकि जब पुलिस ने आस पड़ोस से पूछताछ की थी तो उन्होंने बताया था कि शबनम 2 बजे चिल्लाने लगी और जब वो लोग आए तो अंदर से दरवाजा बंद था। तो पुलिस के दिमाग में पहला सवाल तो ये आया कि अगर चोर मेन डोर से भागे थे तो अंदर से दरवाजा कैसे बंद था, और दूसरा सवाल ये कि जिन जिन बेड पर लाशें पड़ी थी उनकी चादरें बिल्कुल सही थी, कोई भी सिलवटें नहीं आई थी, क्योंकि अगर कोई हम पर अटैक करता है तो सेल्फ डिफेंस में हम या तो धक्का मारते हैं, थोड़ा बहुत तो मूवमेंट होता है, लेकिन वहां पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था। तो ऐसे और भी कई सारे सवाल इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता के दिमाग में घूम रहे थे। मेरी ड्यूटी अंदर घर में लगाई गई थी, मैंने इस माजरे को समझा लोगों से, तो मैं ये समझ गया कि जिस तरीके से शबनम ने मेरे को बात बताई उससे मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मैं ये समझ गया कि कोई अपराधी इस अंदर घर का जरूर है और घर में केवल एक ही लड़की बची है, हो न हो इसके अलावा कोई और हो सकता है, लेकिन इसका जरूर हाथ है इसमें। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए लोकेशन पर पहुंची थी तब उन्हें उस घर में 10 टैबलेट्स की खाली स्ट्रिप मिली थी। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स भी आ गई थी और उसमें ये पता चला कि 10 महीने के बच्चे को छोड़कर बाकी 6 लोगों को ऐसा कुछ नशीला पिलाया गया जिससे वो लोग बेहोश हो गए। और आप सबको बता दूं कि उस 10 महीने के बच्चे की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। इससे अगर एक बार के लिए मान भी ले कि किसी बाहर वाले ने इन लोगों को कोई नशीली चीज पिलाई थी, पर अब सवाल तो ये उठता है कि शबनम कैसे बच गई। तो ऐसे ही कई सारे सवाल आरपी गुप्ता के दिमाग में आ रहे थे और उनके डाउट सही होते जा रहे थे। पुलिस के सवाल के जवाब अब सिर्फ शबनम ही दे सकती थी, लेकिन पुलिस शबनम के साथ में शक्ति से पेश नहीं आ सकती थी क्योंकि वहाँ के लोग इसके विरोध में थे। तो एक दिन शबनम इतना रोई कि रोते रोते बेहोशी हो गई। फिर उसे वहाँ से हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर पता चला कि शबनम प्रेग्नेंट है। इस बात की खबर जब इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को पता चली तो उनके दिमाग में और भी कई सारे सवाल आने लग गए। अब 18 अप्रैल 2008 को यूपी पुलिस को एक ऐसा सुराग मिला जिससे इस केस को सॉल्व किया जा सकता था, और वो सुराग था सलीम। पुलिस ने सक्सेसफुली सलीम को पकड़ लिया और उससे पूछताछ की, पर पहले तो उसने कुछ बताया नहीं, लेकिन जब उसे डंडे पड़े तो उसने सब कुछ उगल दिया। इसके बाद पुलिस ने फिर से शबनम से पूछताछ की, लेकिन अभी भी शबनम अपनी घिसी पिटी ही कहानी सुना रही थी। शबनम से अब सच निकालने का रास्ता बस एक ही था, तो उन्होंने शबनम का सामना सलीम से करवाया। सलीम को देखते ही वो शॉक हो गई और समझ गई कि अब झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं, और पुलिस के सामने उसने सब कुछ कबूल कर दिया और सारी कहानी बताई कि उसने क्या कैसे किया था। तो हुआ कुछ ऐसा था कि इस इंसिडेंट के 1 साल पहले शबनम की मुलाकात सलीम से हुई थी, जो उसके घर के सामने वाली दुकान में काम करता था। और हाँ, आप सबको मैं बता दूं कि सलीम ने 6th स्टैंडर्ड में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। शबनम और सलीम के बीच में दोस्ती हुई और फिर उनकी ये दोस्ती प्यार में बदली और उन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। पर जब शबनम ने सलीम से शादी करने की बात उसके घर पर बताई तो सबने इनकार कर दिया, क्योंकि शबनम का परिवार अच्छा खासा पैसा वाला था, वही सलीम एक लकड़ी काटने वाली दुकान पर मजदूरी करता था। शबनम अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी और सलीम 6ठी पास था, तो इन्हीं रीजंस की वजह से उसका परिवार शादी के लिए नहीं माना। ये बताओ, तुमने जो मारने की साजिश रची उसके पीछे क्या सोचा था तुमने? कि हम दोनों शादी कर लेंगे, दोनों की प्लानिंग। अब एक दिन शबनम को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसने फिर से अपने घर वालों से सलीम से शादी करने की बात की, लेकिन उसके घर वाले नहीं माने। तो इसके बाद शबनम ने एक रास्ता चुना, और वो ये कि वो अपने पूरे परिवार को मार देगी और फिर उसके बाद में वो सलीम से शादी करेगी और सारी प्रॉपर्टी भी उसके नाम पे हो जाएगी। मारने के पीछे क्या मकसद था ये बताओ? कि हम दोनों शादी कर लेंगे, दोनों की बस ये प्लानिंग थी।
नहीं बाप को मार सकती थी, लेकिन सबको क्यों मारा? सबको क्या करा, हम बस यही प्लानिंग था हमारा, हम दोनों शादी कर लेंगे, हम नहीं रख। 14 अप्रैल 2008 की रात को जब सब लोगों ने खाना खा लिया, उसके बाद में शबनम सबके लिए दूध का ग्लास लेकर गई और उसने उस दूध के ग्लास में बेहोशी की गोलियां मिलाई थी। घर में उस 10 महीने के बच्चे को छोड़कर शबनम ने वो दूध की ग्लास सबको दी थी और वो दूध पीते ही सब लोग बेहोश हो गए और उसके तुरंत बाद में ही शबनम ने सलीम को फोन करके घर पर बुला दिया। फिर शबनम ने अपने पापा, मम्मी, भाई, भाभी, बहन सबका गला पकड़ा और सलीम ने एक एक करके सबकी कुल्हाड़ी से गर्दन काट दी। कि शबनम ने उसको सलीम को बुलाया और बुला करके शबनम ने खुद उसके सभी मृतकों के सिर पकड़े और सलीम ने कुल्हाड़ी से सभी 6 लोगों के गला काट दिए। अब बचा था शबनम का 10 महीने का भतीजा और उसको उन दोनों राक्षस ने गला दबाकर मार दिया। फिर सलीम को शबनम ने घर से भगा दिया और खुद ऊपर जाके रोने धोने का नाटक करने लगी और आगे क्या क्या हुआ वो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है। इसके बाद पुलिस सारे सबूत इकट्ठा करके कोर्ट में पेश करती है और फिर 10 जुलाई 2008 को कोर्ट सलीम और शबनम को फांसी की सजा सुनाती है। जेल में शबनम एक बच्चे को जन्म देती है क्योंकि जब वो अरेस्ट हुई थी तब वो प्रेग्नेंट थी और लॉ के अकॉर्डिंग जब तक बच्चा 6 साल का नहीं हो जाता है तब तक वो जेल में ही अपनी माँ के साथ में रहता है। शबनम ने बहुत कोशिश की अपनी सजा को टालने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शबनम की सारी दया याचिका को रिजेक्ट कर दिया। लोग प्यार में इतना ज्यादा अंधे हो जाते हैं कि उन्हें खुद के घर वाले ही गलत लगने लगते हैं। और आप सबको बता दूं कि शबनम के बेटे को एक फैमिली ने गोद लिया था और अब शबनम का बेटा 15 साल का हो चुका है और उसने भी सरकार से ये गुहार लगाई है कि उसकी माँ की फांसी की सजा को उम्र कैद की सजा में बदल दे। मेरा नाम मोहम्मद ताज है और मैं यहाँ पे 7 साल से हूँ और मैंने प्रेसिडेंट अंकल जी से ये अपील की है कि वो मेरी माँ को फांसी ना दें क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। इसीलिए देखते हैं अब सरकार क्या फैसला लेगी, लेकिन अगर शबनम को फांसी होती है तो वो आजाद भारत की पहली औरत होगी जिसे फांसी दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी शबनम की पूरी कहानी। आप सबको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।